सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मेरी तरफ से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अजीम कारनामे को सलाम। आज हम भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी की 9वीं सालगिरह मना रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रियासती दहशतगर्दी, रॉ के घिनौने अज़ाइम और हमारे मुहाफिजों की शानदार कामयाबी का जिंदा सबूत है। ये वाकया न सिर्फ पाकिस्तानी इदारों की पेशा वराना महारत को उजागर करता है, बल्कि भारत के चेहरे से अमन के दावों का नकाब भी उतार देता है। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने बलोचिस्तान के इलाके माशकिल में एक तारीखी ऑपरेशन के जरिए कुलभूषण यादव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल को गिरफ्तार किया, जो हिंदुस्तानी पासपोर्ट लेकिन चोर रास्ता इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। यह भारतीय बहरिया का एक ऑफिसर था जिसे रॉ ने 2013 में सरगर्म ड्यूटी पर तैनात करके पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबकारी, दहशतगर्दी और बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद ग्रुपों को सपोर्ट करने का बाकायदा टास्क दिया था। अब इसके एतराफात, दस्तावेजात और सबूतों ने भारत के एजेंडे को बेनकाब कर दिया। तफ्तीश के दौरान कुलभूषण ने वाजे किया कि वो बलूचिस्तान और कराची में अलहदगी पसंद रहनुमाओं जैसे कि कराची में फिरका वाराना फसादात, सिंध में दहशतगर्दी की वारदातें करवाता रहा। और इसमें जो सफूरा बस हमला था, जहां आपको याद होगा 45 मुसाफिरों को शहीद किया गया था, उनके मुजरिमान को हाजी बलोच के जरिए फंड्स और हथियार भी मुहैया किए गए। फिर इसने ईरान के शहर चाबहार में ज्वेलरी का कारोबार और स्क्रैप डीलर का भी रूप धार कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में दहशतगर्द नेटवर्क चलाया, जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और तहरीके तालिबान पाकिस्तान और लश्कर जंगवी और दाइश जैसे जितने गिरोह हैं ये शामिल थे। अच्छा, जब भारत ने ये जो केस है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाया तो पाकिस्तान के वकीलों ने सबूतों की बुनियाद पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक को मजबूती से पेश किया और जो कुलभूषण है उसकी फांसी पर आरजी रोक लगा दी। लेकिन भारत की तमाम जो झूठी दास्तानें हैं उनको मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया कि वो अपने कवानीन के तहत केस का जायज़ा ले। अच्छा, काबिल जिक्र बात यहाँ पर यह है कि ICJ ने पाकिस्तान की इंसानी हुकूक की जो पासदारी को तस्लीम किया और इस खतरनाक दहशतगर्द को कौंसलर तक रसाई दी, मगर मुल्जिम ने अपने एतराफ़ात से खुद पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की और भारत की झूठी रिवायत को शर्मसार किया। कुलभूषण यादव का केस सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के दिफा की वो अजीम दास्तान है जिसमें हमारे जासूसों, फौजियों और सिक्योरिटी इदारों ने अपनी जानों को दाव पर लगाकर कौम को दुश्मन के नापाक अज़ाइम से बचाया। इस वाक़ये ने साबित किया कि भारत की रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने, सी पैक को नुकसान पहुँचाने और मासूम शहरियों के खून से होली खेलने में मुलव्विस है। हमारे इदारे जदीद टेक्नोलॉजी, बेमिसाल हिम्मत और अवामी हिमायत की बदौलत दुश्मन की हर चाल को नाकाम बनाने पर कादिर है। पाकिस्तान का कानून और इंसाफ का जो निज़ाम है बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद अपनी खुद मुख्तारी और वकार को कायम रखने में कामयाब रहा। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने भारत के अच्छे पड़ोसी के महरूब को भी तार तार करके रख दिया है। आज भी जब भारत कश्मीर में इंसानियत सोच मज़ालिम ढा रहा है, हमें अपने मुहाफिजों पर फ़ख्र है जो हर लम्हे सरहदों और अंदरूनी मुल्क दुश्मन के एजेंडों के खिलाफ हमेशा हमने देखा कि बरसरे पेकार हैं। और हमारी कौम को यकीन रखना चाहिए कि पाकिस्तान की सलामती हमारे इदारों की अव्वलीन तरजीह है और हर साजिश का जवाब हमारी यकजहती और इस्तेकामत से दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी अब्दुल्ला साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि कुलभूषण यादव 9 साल हो गए कुलभूषण को पकड़े हुए, और किस तरह ये हुसैन मुबारक पटेल के नाम से यहाँ पर आया, और पहले भारत का जो मौक़िफ़ था वो भी आपके सामने था, और फिर जिस तरह इसने खुद ये तमाम चीज़ों का एतराफ़ किया कि किस तरह ये पाकिस्तान में, ख़ासतौर में बलूचिस्तान के हवाले से कराची में किस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता रहा और जो गिरोह हैं उनको किस तरह उकसाता रहा, किस तरह ये जहन साजी करते हैं यहाँ के। और हमेशा हमने देखा कि बलूचिस्तान का नाम लिया जाता है, नरेंद्र मोदी की जानिब से भी बलूचिस्तान को ये एक आसान हदफ समझते हैं, लेकिन कभी भी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो सके।
नहीं, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जाहिर है आज के दिन हमारी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, वो यकीनन दाद तहसीन की मुस्तहिक है, क्योंकि एक ऐसे एजेंट को पकड़ना जिसके बहुत ही दूररस नताइज थे और जिसके ऊपर भारत ने पूरी तरीके से इन्वेस्ट किया था 2013 में कमांडर कुलभूषण यादव, जो कि नेवी में कर्नल के बराबर यानी कि रैंक के बराबर थे, और उनको रिक्रूट किया गया रॉ की जानिब से, और रॉ ने उनको फिर जो है वो पाकिस्तान के मुखालिफ दहशतगर्दी को फ़रोग देने के लिए उन सरगर्मियों के लिए चुन लिया। और उसके बाद फिर वो ईरान के शहर के अंदर जो है वो बैठ के उन्होंने एक कारोबार शुरू किया, और कारोबार की आड़ के अंदर उन्होंने पाकिस्तान में जो है वो फिर एक जाली पासपोर्ट के ऊपर आए और अपने आप को जो है वो एक आम शहरी जाहिर किया, जैसे कि आपने खुद ही बताया, हुसैन मुबारक पटेल के नाम से। और उसके बाद फिर जिस तरीके से वो कार्रवाइयाँ करता रहा, लेकिन इस सारे में जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक हाजिर सर्विस था। हाजिर सर्विस का मतलब यह है कि दूसरी जंग अजीम के बाद डॉक्टर फिजा साहिबा, आप यकीन माने कि कभी किसी मुल्क में इतने सीनियर लेवल के अफसर को जासूसी के इस तरीके से नेटवर्क कायम करने के लिए, दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए और डिस्टेबलाइज करने के लिए नहीं भिजवाया गया। तो दूसरी जंग अजीम के बाद इतना बड़ा जो जासूस पकड़ना, ये बजाते खुद पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में मेडल है, और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो है वो तारीफ की। अब दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि वो क्या कर रहा था, अभी आपने सानिया शफूरा गोट का जिक्र किया, जिसमें 45 जो लोग थे इस्माइली बरादरी के, उनको जो है वो लुकमा अजल बना दिया गया, और उसके बाद मुतअद्दिद जो स्लीपर सेल थे उनको इसने जो है वो एक्टिवेट किया, और साथ ही साथ जो है BLA, TTP, दाइश जैसी जो बदनाम ज़माना दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके साथ इसने अपने लिंकेजेस स्टैब्लिश किए, और बिलखसूस बलूचिस्तान के ऊपर इसने अपनी तवज्जो रखी। उसकी वजह आपने खुद बता दी है कि CPAC उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो ज़ाहिर है एक चैलेंज है उनके लिए। और CPAC सिर्फ क्या भारत के लिए सिर्फ चैलेंज है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मगरिब के वो ममालिक जो चीन से मखासमत रखते हैं उनको भी CPAC जो है वो नहीं भाता। इसी वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जब मुकदमा लेके जाया जाता है और कुलभूषण यादव जो है उसके अंदर टोटल फेल हो जाता है, भारत जो है वो टोटल उस मुकदमे के अंदर नाकाम नजर आता है। लेकिन क्योंकि भारत को मगरबी आशीर्वाद हासिल है, इसकी बुनियाद के ऊपर उसकी फांसी का अमल जो है वो जरा तातुल का शिकार हो जाता है। इसमें कहीं भी वो खत्म नहीं हो रही, बल्कि भारत के जो जासूस है कुलभूषण यादव, जिसको उस वक्त की वजीर खारजा भारत की जो थी सुषमा स्वराज, उन्होंने इसको भारत माता का बेटा करार दिया था और कहा था कि हम हर हालत में इसको जो है बचा के लाएंगे। अभी तक तो वो नहीं बचा और इंशाल्लाह आगे भी नहीं बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ माजी में सुरबजीत सिंह ने किया हो या कश्मीर सिंह ने, इन दोनों को जो है आपने देख लिया, पाकिस्तान ने अपना एक मौकफ जारी रखा और पूरी दुनिया के अंदर भारत का मुंह काला हुआ। और अभी ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। भारत को क्योंकि कुलभूषण यादव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो थोड़ा सा रिलीफ देता है, तो नतीजा ये निकलता है कि भारत एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो कनाडा में जाके मावराए अदालत उनकी बदनाम ज़माना दहशतगर्द तंजीम रॉ जो है वो वहाँ लोगों को कत्ल करना शुरू करती है, जिसका इदराक खुद जो है वो उन्होंने जस्टिन ट्रूडो ने किया। और जस्टिन ट्रूडो जो वजीर आजम थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर भारत को जो है वो ललकारा और साथ ही साथ उन्होंने उनके 6 सिफारतकारों को नापसंदीदा करार देके मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। उसके बाद ये मामला यहाँ नहीं ठपता। उसके बाद ये कतर के अंदर जो है 6-8 आदमी इनके जासूसी के इल्जाम में उनको जो है वो मौत की सजा होती है। फिर ये जो है अमेरिका के अंदर इनका जो रॉ का प्लान था वो भी पकड़ा जाता है। और फिर पाकिस्तान के हवाले से जो है वो अब आप देख लें कि उनके अजीत दोवल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और फिर उसके बाद क्योंकि गार्डियन के अंदर एक स्टोरी आती है और ये बरतानिया का एक जरीदा है, उसके अंदर स्टोरी आती है कि जी पाकिस्तान के अंदर मावराए अदालत टारगेट किलिंग 12 लोगों को जो है सिख रहनुमाओं को मारा गया, और ये भारत के अंदर जो है ये काम हो रहा। और फिर उसके अगले दिन राजनाथ सिंह जो है, जो कि उनका डिफेंस मिनिस्टर था, वो इकरार करता है कि हाँ
हमने जो है 12 लोगों को पाकिस्तान में टारगेट किल किया। और फिर नरेंद्र मोदी जो है इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि हम टारगेट किलिंग और पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में जो है वो अपने एजेंट्स को भेजते हैं ताकि वो कत्ल आम कर सके। अब कुलभूषण यादव जो है वो उसी की एक कड़ी है। अब इसका मतलब यह है कि अगर कुलभूषण जैसे लोगों को आपने उसको उसके मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाया, इबरतनाक उसका सजा ना दी, तो नतीजा ये होगा कि दहशतगर्दों को और भारत के जो जासूस हैं उनके हौसले बढ़ेंगे और वो फिर ये समझने लग जाएंगे कि जनाब हमें तो जो मर्जी हो जाए, हमें भारत बचा लेगा। ये तासुर को रायल करना बड़ा जरूरी है और इसके लिए मेरे ख्याल में हमें एक मिनहसुल कौम खड़े होकर ये किरदार अदा करना होगा। क्योंकि आप देख लें कि जो बॉम्बे अटैक्स हुए उसके अंदर जो भी था, मैं उसके तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो फिर आपने देखा कि किस तरीके से उन लोगों को जो है वो मौत की सजा वहां हुई और उसके बाद अजमल कसाब और दीगर को। तो फिर इसका मतलब यह है कि कुलभूषण यादव जो कि एक वर्दी के अंदर, देखिए इसका मतलब यह है कि भारतीय ये एक कोई इंटेलिजेंस एजेंसी सिर्फ नहीं है बल्कि भारत की फौज मुलव्वस है इसके अंदर। वो अपने एक ऑफिसर को, यूनिफॉर्म ऑफिसर को भेजती है जिसको वो खुद इकरार जुर्म कर लेता है, फिर उसको कौंसलर एक्सेस दी जाती है, फिर उसकी बीवी को मिलने के लिए जो है वो इजाजत दी जाती है और बीवी जो पकड़ी जाती है उसके जूती के जो हील है उसके अंदर जो है वो माइक्रोफोन लगा होता है। अब ये तमाम बातें जो है ये साबित करती हैं कि भारत कितना तिलमिला रहा है, कितना उसको जो है वो तकलीफ है, कितना मलाल है कि उसका एक एजेंट पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है और किसी सूरत छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। और जिस तरीके से फिर उस एजेंट से हमने जो है वो मालूमात अखज़ की डॉक्टर साहिबा, वो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान में अफसोस की बात यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के फेलियर्स नजर आ जाते हैं, लेकिन उनकी कामयाबियां जो हैं वो गिनवाई नहीं जा सकती। ये एक कौमी राज है और जिस दिन कभी ये लिखा गया कि कुलभूषण ने जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के रॉ के जो उनके सेटअप है और उनके जो प्लान्स हैं और उनका जो एक मैकेनिज्म है उसके मुतालिक क्या क्या चीजें बताई, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में उन लोगों को जो है निशाने हैदर तो खैर शायद नहीं, लेकिन उससे कम मेडल जो है वो भी नहीं मिलेगा। तो ये पाकिस्तान की बड़ी खूबी है, कामयाबी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मीडिया ने भी इसमें बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया और आज तक करता आ रहा है। लेकिन बहरहाल हकीकत यह है कि भारत माता के इस बेटे को अब मेरे ख्याल में इसको जो है ना वो भगवान के पास भिजवाने का वक्त आ गया है। तो आपको लगता है कि ये वक्त करीब होगा कि इसको फांसी हो जाएगी? बिल्कुल होगी, इंशाअल्लाह ताला जरूर होगी, क्योंकि ठीक है जो देर हो जाती है, मुश्किलात होती हैं। पाकिस्तान एक इंतहाई जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है। पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर अमन और सलामती को बरकरार रखना चाहता है और इसके लिए कभी कभी कड़वे घूंट भी पिए जाते हैं। और हकीकत यह है कि हमें अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं मजीद फाल करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ यह है कि कभी कभी एक कदम पीछा हटना जो है वो शिकस्त नहीं बल्कि वो फतह ही हुआ करती है, सिर्फ स्ट्रैटेजी चेंज की जाती है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, बल्कि आप इसको बदलना कहा जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि कुलभूषण यादव जो है वो चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, दोनों सूरतों में वो पाकिस्तान के पास है और यही चीज जो है भारत के सीने पे मूंग दलने के लिए काफी है कि उनका एक हाजिर सर्विस अफसर जो है वो पाकिस्तान की कैद के अंदर है और आज उसकी 9वीं सालगिरह है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुबारकबाद पेश करता हूं और अपनी अफवाज को जो है वो ये यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है। इससे पहले आप देखें कि दहशतगर्द जो BLA के थे, गुलजार इमाम शंबे और इसी तरीके से जो क्या नाम था उसका सरफराज बंगलजई, तो वो दोनों को जो आप देखें किस तरीके से जो है वो हमने उसको कौमी धारे में शामिल किया। ये वही लोग थे जिनके जहनों को प्रागंदा किया गया कुलभूषण और उसके हवारियों ने, और ये वो तमाम लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है इंडिया जाके अफगानिस्तान की सरजमीन पे और वहां पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के ताने बाने बुने जाते हैं। वक्त आ गया है कि आलमी ताकतें
भारत को एक एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म करने के ऊपर एक उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए कि जनाब ये दहशतगर्दों को दूसरे मुल्क में भिजवाने वाला मुल्क है और इसके ऊपर पाबंदियां का इतलाक होना चाहिए। वो सिफारती पाबंदियां, वो मुआशी पाबंदियां और वो जो है उनके ऊपर दिफाई पाबंदियां लगनी चाहिए, क्योंकि भारत अगर इस खित्ते में मौजूद है तो वो इस खित्ते को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झुलसा देगा। और पाकिस्तान को अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान कमतर है तो पाकिस्तान ने उनके साथ कारगिल में क्या किया था वो अभी भूले नहीं है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के अंदर उनके साथ क्या हशर किया था वो अभी भूले नहीं है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी उनको कहां कहां मारती है उनको पता है। और इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो उनको जिल्लत और रुसवाई का सामना हुआ वो उनके लिए एक ऐसा दाग है, एक ऐसा उनके जिस्म पर जख्म है जिसको वो चाटते रहे तो भी वो सदियों इसको नहीं भूल पाएंगे। पाकिस्तान कमजोर नहीं, पाकिस्तान मजबूत मुल्क है लेकिन जिम्मेदार मुल्क है, जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान जो उनके मुल्क के एतबार से छोटा जरूर है लेकिन यहाँ बुलंद और हौसले वाले लोग रहते हैं, यहाँ बहादुर लोग रहते हैं, यहाँ ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह वाली जो है एक जबरदस्त फौज मौजूद है। और हमें अपनी फौज और अपनी ISI के ऊपर मुकम्मल भरोसा है। इसी ISI ने अल्हम्दुलिल्लाह रूस के टुकड़े किए, इसी ने अमेरिका को जो है वो अफगानिस्तान से वापसी पे भिजवाने के लिए, ये खुद अमेरिका कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह यही ISI है जो इनके लिए एक नाइटमेयर, एक घिनौना और इनके लिए एक डरावना ख्वाब है अब भारत के लिए। और पाकिस्तान दुश्मनों के ऊपर मैं वाजे करना चाहता हूं कि आप जो मर्जी कर लें, इंशाअल्लाह ताला हमारे मारखोर आपको जो है वो छोड़ेंगे नहीं और चुन चुन के आपको मारेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, बात करेंगे मईशत के हवाले से। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं बात करूंगी मुल्की मईशत की। मुल्क में रमज़ान शुरू होते ही खाने पीने की जो अशिया खुरोनोश जिसमें फ्रूट सब्जियां तमाम चीज़ें शामिल हैं, इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है और ये पहली बार नहीं हुआ, हमेशा रमज़ान में ऐसा होता है। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख मुस्तहकीन को 5,000 रुपये फ़ी खानदान देने का ऐलान भी कर चुके हैं ताकि गरीब आवाम की जो मुश्किलात हैं किसी हद तक कम हो सकें। मुल्की मईशत के बारे में आवाम के पुरुम्मीद रहने की शरह जो है वो 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। क्या हुकूमत की माशी कारकर्दगी परफॉर्मेंस इस काबिल है कि हम कह सकें कि हाँ इत्मीनान बख्श है? और दूसरी जानिब IMF जो वफ्द है वो कर्ज की शराइत पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो कर्ज प्रोग्राम है उस पर जायज़ा मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। अब मुज़ाकरात से क्या निकलता है, इसका ऊँट किस करवट बैठता है, ये देखना होगा। आवाम पर यकीनी तौर पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आवाम के पास ऑलरेडी होता है कि जी हाँ कुछ निकले ना निकले हम पर बोझ ज़रूर पड़ेगा। इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए मेरे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब बड़ी खरी खरी और हमेशा सीधी सीधी बातें करते हैं, तो आज भी मेरे ख्याल से बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर के साथ पूरी हकीकत बताएंगे। अभी जो मुज़ाकरात से शुरू होने जा रहे हैं, ये मुज़ाकरात होते हैं, आवाम से हम कभी बात करें तो आवाम ये कहती है जी आप लोग TV पर आते हैं, बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट उनके आप इंटरव्यूज़ करते हैं, तो ज़रा पूछिएगा मुज़ाकरात का ये दौर हुआ वो दौर हुआ, हमें तो समझ नहीं आता उसमें से निकला क्या, महंगाई मजीद बढ़ जाती है। देखिए बात इस तरह से है कि अगर IMF ना होता और ये एग्रीमेंट IMF के साथ ना होता तो मुल्क कहाँ खड़ा होता, पहले इसको सोच लें। सो अगर आप पीछे चले जाएं 2023 में जब IMF के साथ एक एग्रीमेंट ब्रेक हो रहा था और हम नए एग्रीमेंट के बारे में बातचीत कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि एक मुश्किल सी है, आपको याद है अथॉरिटीज को बाहर जाकर फिर MD से बात करनी पड़ी। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 12 अरब के करीब चले गए हैं, वो चले गए थे नीचे 3.5-4 अरब डॉलर पे, महंगाई 38% पे थी और पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा था वो बढ़ रहा था। सो अवाम को क्या मिला IMF एग्रीमेंट के बाद? देखिए इस वक्त जो लेटेस्ट फिगर है महंगाई का, वो ये कहता है कि जो लास्ट महीना गुजरा आपका यानी कि फरवरी का, उसमें महंगाई यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह
लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो 1.5% रह गई है। ये अगर आप पिछले 2 साल में देखें तो कहीं 29, कहीं 24% ऑन दी एवरेज रही है। और जो पहले 8 माह गुजरे हैं इस माह के, वो ये शरह 6% से भी कम है। कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि कीमतें नहीं बढ़ रही, पर वो पिछले साल के मुताबिक बहुत कम बढ़ रही हैं। अगर हम इस दफा कंपेयर करें सीपीआई को ओवर दी लास्ट ईयर्स। सो एक तो ये हुआ, थोड़ा बैरूनी खसारा संभल गया, जैसे मैंने कहा रिजर्व बढ़ गए। अगर ये सब कुछ ना होता तो एक मैक्रो इंस्टेबिलिटी रहती मुल्क में, जिसका मतलब यह है कि अफरात-ए-ज़र कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती, जो हमारी बैरूनी खसारे हैं वो संभलते ना, रुपए में स्टेबिलिटी ना आती। और ये जो ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर अब थोड़ा सा बना है कि मुल्क में मौका मिल गया है कि आप फंडामेंटल काम एनर्जी के, आप फंडामेंटल काम डीरेगुलेशन के, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के, आप ये काम कर सकें और आगे बढ़ें, ताकि मुल्क में यहाँ पे है आईएमएफ की एंगेजमेंट। ना आईएमएफ एनर्जी सेक्टर को ठीक कर सकता है, ना ही मुल्क में ग्रोथ के मौके पैदा कर सकता है। वो एक आपको वक्त और स्पेस दे सकता है जिसमें कुछ बैरूनी खसारा, कुछ फिस्कल मालियाती खसारा, और कुछ जैसे मैंने कहा कॉन्सिक्वेंटली आपके रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर हुई। जो कर्जे वापस करने थे वो मौखर हो गए। 16 अरब डॉलर के डॉक्टर फिजा जो कर्जे हैं वो आपकी फ्रेंडली कंट्रीज ने मौखर कर दिए हैं। सो अगर इस सारी चीज को देखें, और एक इम्पैक्ट ये भी हुआ कि इससे थोड़ा सा जो फॉर्मल सेक्टर में रेमिटेंसेज आई, वो जहां 28-30 अरब डॉलर आती थी पिछले साल, इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि 35 अरब डॉलर के करीब चली जाएंगी। ये एक ओवरऑल तनाजुल है। इसका मतलब ये नहीं है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, ऑलमोस्ट डबल है डॉक्टर साहब, ये तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी जी। सो आपकी एक कंफर्ट जोन आ गई है, आप डिफॉल्ट के खदशे से निकल गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे फंडामेंटल काम हैं वो हो गए हैं, वो अपनी जगह कायम है। हमने इनोवेशन, पैदावारी सलाहियत, डीरेगुलेशन, मुल्क की लेबर प्रोडक्टिविटी, फर्म्स को ठीक करना, इनोवेटिव होना, दुनिया से कनेक्ट होना, ये सारे काम होने वाले हैं। हमारा ग्रोथ मॉडल भी रिपेयर होने वाला है। असल रिलीफ जो कौम को आनी चाहिए वो 650 अरब का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है, वो सस्ती बिजली नहीं है। वो ये है कि आप जब ग्रेजुएट करें तो आपको नौकरी का जो मौका है वो मिल सके, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सके कारोबार करने की। शरह सूद 22 थी, अब 12 है, ये 7-8% के करीब हो, ताकि आप बोरो करके कोई कारखाना लगा सके। एक तो रिलीफ कौम को समझना है इज नॉट एट ऑल कि कोई आपको मुफ्त में कोई चीज दे दे या कोई हैंड आउट मिल जाए। रिलीफ इज कि आप नौकरी ले सकें, आप कारोबार कर सकें, आप दुनिया में जाकर कोई चीज बेचने के लिए बना सकें। ये है असल रिलीफ। मुल्क को फिर मौका मिला है कि ये सारे फंडामेंटल काम कर सके। इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों के लिए आसानी आज पैदा हो गई है, आईएमएफ में चले गए, ऐसा नहीं है। पर ये जरूर है कि हालात बहुत इससे बदतर हो सकते थे। अब एक स्टेबिलिटी सी है और थोड़ा सा लग रहा है कि बैरूनी इंटरेस्ट भी, चाहे वो सीपेक 2 का हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया का हो, चाहे वो यूएई का हो, हमारी फार्मिंग में, हमारी रेकोडिक में कुछ इंटरेस्ट भी कायम हुआ है। पर अगर आप खुद देखें, आप पीआईए बेचने गए, आपको किसी ने कहा था कि आप सही काम करके उसको सही ना बेचें, फॉरेन इंटरेस्ट भी आया था। पर अगर आप इस स्पेस को, इस टाइम को यूज नहीं करेंगे टू डिलीवर ऑन व्हाट नीड्स टू बी डिलीवर्ड ऑन। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए, अब मेरे ख्याल से नाज़रीन को बड़े अच्छी तरह से समझ भी आ गए होंगे। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब भी महंगाई ऊपर जाती है, ये ग्राफ ऊपर जाता है या नीचे आता है, ठीक, तो अशिया खुरोनोश जो है इसके साथ इफेक्ट होती हैं। तो महंगाई में अगर कमी होती है तो एक आम बंदे को आम अल्फाज में समझ आती है, जो अशिया खुरोनोश है, रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ें, सब्ज़ी, फ्रूट, ये सारी चीज़ें जो उनको राशन में चाहिए होती हैं वो सस्ती हो जाएंगी। यहाँ पे महंगाई में कमी होती है और चीज़ों में की कीमतों में इजाफा हो जाता है, ये समझ नहीं आता। एक तो ये है कि मैं बार बार गुजारिश महंगाई में कमी और इजाफा नहीं होता, ठीक है, आई गॉट इट। महंगाई नहीं कम हुई डॉक्टर साहिबा, ये कंफ्यूजन पूरे पाकिस्तान में इसलिए भी है कि कैजुअली ये यूज हो बात करते हैं डॉक्टर साहब, वो आम नाज़रीन जरा यही समझते हैं कि महंगाई में कमी होगी, महंगाई में इजाफा हो गया। जी
जी, तो बिल्कुल महंगाई हो रही है, पर उसके बढ़ने में एक खातिर खा कमी है। अच्छा, एक तो मैं इसको एक्सप्लेन में आता हूँ फूड पे भी। देखिए, डॉक्टर फिजा की तनख्वाह अगर बोल्ड टीवी इस साल फॉर एग्जांपल 12% बढ़ा देता है और महंगाई में बढ़ने की शरह ओवरऑल 10% आप रहती हमेशा है। मेरी तनख्वाह के साथ एग्जाम्पल क्यों शुरू करते हैं? आज मेरा एक लाइट नोट पे सवाल है, मेरी टीम पूछ रही है। तो वो इसलिए कि मैं चाहता हूं कि वो 12% बढ़ जाए। तो अगर 10% महंगाई हो, यानी कि महंगाई के बढ़ने की शरह हो, तो वो 2% ही बढ़ी ना, बेटर ऑफ। और वो 2% ही बढ़ी, लेकिन हाँ ये कि वो आपके ऊपर वो बोझ नहीं पड़ता इजाफी जो बढ़ रहा है। बट गो बैक 2 years, राइट? 2023 में जो महंगाई थी वो 29% थी। बोल्ड टीवी किसी सूरत भी 35% आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा, या 32। पर इस साल जब महंगाई के बढ़ने की शरह में खातिर खा कमी आती है, तो फिर एक रूम क्रिएट होता है जहां पे तनख्वाहें जो हैं वो ज्यादा बढ़ें और जो महंगाई की बढ़ने की शरह है वो उसको मैच ना करे, ताकि आपकी जो रियल बाइंग पावर है, कुव्वत खरीद है, उसमें इजाफा हो। ये तो एक बात। अब आ जाए आपके रमजान में क्या होता है। एक तो देखें यार, मैं लोगों को कहता हूं कि जो पुलिसिंग है या सीसीपी या एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये सीसीपी इस कंपटीशन कमीशन जो देखता है कि कोई लोग कीमतों को तय तो नहीं कर रहे, जैसे बहुत सी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में करती हैं। एक तो मैं ये कहता हूँ, पुलिसिंग 90% लोगों की नहीं हो सकती डॉक्टर साहिबा। पुलिसिंग सिर्फ अगर 10% लोग ऐसा काम कर रहे हो तो उनकी की जा सकती है। रमजान में देखें ये होता है कि आपने रमजान से 2 दिन पहले ये तय किया कि बहुत सा फ्रूट खरीदेंगे। जो आप नई फ्रूट चाट बनाती हैं, आप फ्रूट चाट बनाना शुरू करेंगे। आपका घर भी और लाखों ऐसे घराने ये काम शुरू करेंगे। तो जो एक मिसाल लेते हैं, बनानास, एप्पल्स, ये 2 चीजें तो इस्तेमाल होती हैं ना, उनकी जो एकदम खपत है या डिमांड है वो बहुत बढ़ जाती है कंपेयर टू जो डिमांड पिछले 2-3 दिन में आ रही हो। ठीक है, सप्लाई उस तरह फौरन कैचअप नहीं करती, तो बिल्कुल कीमतों में हम मान लेते हैं एनेक्टोडल, यानी कि आप भी कह रही हैं, बहुत से लोगों ने ये बात मुझसे कही, तो कीमतों के बढ़ने की जो शरह है वो एकदम लगता है कि बहुत बढ़ गई है। 200-250 रुपए का अगर दर्जन केला है तो वो 300 समझ आइए, ये आप बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई वाले फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं कि डिमांड जब बढ़ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसका देखें, उसका लॉन्ग टर्म तरीका तो यही है कि इतनी मार्केट तो काम कर रही हो, क्यों नहीं किया? जैसे डॉक्टर साहब देखिए ना, फिर अगला सवाल ये बनता है कि डिमांड अगर बढ़ गई है तो फिर सप्लाई भी बढ़नी चाहिए पीछे से। जी, सो अगर हम अब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये मुल्क में कीमतों की स्टेबिलिटी लॉन्ग रन में कैसे आएगी, तो जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है एग्रीकल्चर की, उसको जब तक मैकेनाइज करके बेहतर यील्ड्स, यानी कि इतनी सप्लाई हो कि पाकिस्तान की 2.5% की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को मीट कर रही हो, और ये जो एबरेशन यानी कि एकदम भी बढ़ना है उसको मीट कर जाए, और मार्केट्स इतनी वेल फंक्शनिंग हो, हर जगह पर हो, ताकि लोगों की रसाई हो। अब आप इसको जरा दूसरी तरफ देखें। दूसरी तरफ ये है कि अगर आप स्मार्ट हैं और आपको पता है कि 28 को या पहली या दूसरी को रमजान शुरू होने वाला है, तो आप अपना ड्राई राशन 10 दिन पहले लेके रख लें, पूरे महीने का होलसेल में लेके रख लें। मैं कहता हूँ लोगों को भी समझना पड़ेगा ना, फिर आगे बढ़े ना। आगे अब हो क्या गया है, अब हर घर में ऐसे बच्चे हैं, हर घर में तकरीबन, और ये बात बहुत अच्छी बात है, जो डिजिटली समझते हैं चीजों को। आप डिजिटली जाकर देखें कि डिजिटल शॉपिंग में क्या क्या अवेलेबल है, कितना उसकी प्राइस है, क्या हो रहा है। रमजान बाजारों में जाएं, कम्युनिटी इवेंट्स करने चाहिए जिसमें बाजार लगे। हमें एज कम्युनिटी भी अपने आप को, जिसे कहेंगे, ऑर्गेनाइज बेहतर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई ओवर प्राइसिंग लिस्ट्स के ऊपर हो रही है, तो हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए, हमें जाकर कहना चाहिए कि ये ओवर प्राइसिंग है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर काम कर सके। फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी एक बजट क्रिएट करें, बिकॉज रमजान के महीने में ज्यादा खर्चा होता है, तो आप कैसे असेंशियल आइटम्स को बल्क में खरीद सकते हैं। दीज आर ऑल द वेज टू मैनेज ये महीना। 8-10 दिन गुजरेंगे, रेगुलर सप्लाई आएगी, तो कुछ चीजें जो है वो संभल भी जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये आजकल ये हुकूमत नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क्याम पे जो गौर करेगी, वज़ीर खजाना साहब ने कह दिया, इस पर बड़े तबसरे हो रहे हैं। आपकी राय इस पे क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, एक तो मेरी राय है कि जदीद चीजें जो दुनिया में हो रही हो, और क्रिप्टो करेंसी इज वन ऑफ देम, आपको उसके साथ हम आहंग होकर चलना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत से लोग पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं,
विदाउट एनी रेगुलेटरी मैकेनिज्म कर रहे हैं और आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। एक तो ये बात बिल्कुल आया है कि ये काम हो भी रहा है और लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं। अब आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं, आप इसको मेन धारे में ला सकते हैं, इवेंचुअली कोई डिजिटल करेंसी पाकिस्तान की बन भी जाएगी। ये सब काम करने पड़ेंगे। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जो रेगुलेटर है इन सब चीज़ों का, मैं ज़रा ये कायल नहीं हूँ डॉक्टर साहिबा ये कमेटी बना दें, कमीशन बना दें। मतलब आज 77 साल से कमेटीज और कमीशंस बना के हम मुल्क को यहाँ ले आए हैं कि हर चीज़ जो है वो फंस सी गई है और जो रिफॉर्म है वो यूजफुल होने की बजाय ऐसा हो गया कि रिफॉर्म हो रहा है, कोई बिलीव ही नहीं करता कि चीज़ें बेहतर होंगी। सो मैं हमेशा कहता हूँ क्रिएट अ सेल। जैसे हमने FMU एक बनाया, मैं एग्जांपल देता होता हूँ, जो कि मैं टेबल पे था जब हमने क्रिएट किया। ये फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट था। इसने ये AML और ये जो सारे पैसों की मूवमेंट होती थी, इस पे बहुत काम किया। हम फैटफ से निकले, पर आपको इस चीज के लिए भी एक सेल बनाना पड़ेगा जो इसको रिसर्च करे और प्रपोजल्स पुट टुगेदर करे फॉर द रेगुलेटर एंड फॉर द पॉलिसी मेकर। कमीशन बनाना चाहते हैं बना लें, वो एक आपको जरूर दे देगा, जिसे कहते हैं एक लाए अमल दे देगा। पर उस लाए अमल पर अमल करना कि ये कैसे सारा काम होगा पाकिस्तान में, आई थिंक इट इज समथिंग रियली नीडेड। चलें, अथॉरिटीज एटलीस्ट रिकग्नाइज करती हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी को मेन स्ट्रीम करने का काम, डिजिटल करेंसी बनना, और वर्चुअल एसेट्स बिल भी एक 2025 पाकिस्तान में पास हुआ। ये हमने एटलीस्ट एक रियलाइजेशन की है कि ये एक रेगुलेटरी और इनफॉर्मल मार्केट से निकालना, इसके थ्रू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा करना, यानी कि रेगुलेशन होगा तो जो सेफ गार्ड करते हुए लोगों को नए इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे, और जो लोग अभी तक बैंक नहीं कर रहे नॉर्मल बैंकिंग में, उनको आप अलाइन कर सकते हैं इनटू दीज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड ऑन दिस। ठीक है, मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारा बड़ा अच्छा एक दोस्त है वकार ज़का, आपने भी बड़े प्रोग्राम्स देखे होंगे, वकार के बड़ा एक पॉपुलर होस्ट भी है। तो वकार अक्सर क्रिप्टो के हवाले से बात करते थे, ऑफ द रिकॉर्ड भी तमाम लोगों से बात कर रहे होते थे, और टीवी पे भी बड़ा वो बात करने की कोशिश करते थे अपने व्लॉग्स वगैरह में कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसको लीगल होना चाहिए। लेकिन तब शायद ये चीज़ इस तरफ ध्यान नहीं जाता था। लेकिन इसको लीगल होने में आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, अगर सीरियसली इस चीज़ पे बाकी काम होता है, जो कि आपने कहा कि होना चाहिए, हमें भी दुनिया के साथ चलना चाहिए जैसा दुनिया चल रही है, ताकि हम मज़ीद पीछे ना रह जाएं, जो कि किसी हद तक हम रहे हैं, ये एक फैक्ट है जो हमें मानना होगा। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत अब चाह रही है कि हम बहुत सी चीज़ों में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है लीगल होने में इसको कितना अरसा दरकार हो सकता है? देखिए, ये तो अगेन डिपेंड करता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कमीशन जो हैं वो बहुत स्लो काम करते हैं, लोग मिलते हैं। इसकी बजाय अगर आप कोई सेल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में प्रेफरेबली रेगुलेटर के पास कायम करेंगे, और वो अगले 2-4 से 6 माह में इसके रूल्स बना लेगा। एक आपने बिल भी पास किया है जिसको वर्चुअल एसेट्स बिल 2025 कहते हैं, उसके रूल्स बनने चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चाहिए। आपको अगले 6 से 8 माह में ये काम सारा कंप्लीट कर लेना चाहिए, और एटलीस्ट इसकी फॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, और एक जिसे कहते हैं लाए अमल जो है वो लोगों के सामने भी आ जाना चाहिए कि हाउ डज पाकिस्तान वांट टू एंगेज विद क्रिप्टो करेंसीज, और वो किस तरह प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पे इसकी ट्रेडिंग जो है वो लीगलाइज हो जाएगी, ताकि इसके रिस्क को जो है मिटिगेट किया जा सके। और ये एक रिस्की एसेट है, ये हमेशा याद रखिए। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैन प्ले दैट रोल कि उसके रिस्क को किस तरह मिटिगेट। अच्छा, आखिर में जानना चाहूंगी, आखिर सिर्फ 1 मिनट है खाकान साहब, ये हमारी इकोनॉमी को किस हद तक अफेक्ट करेगा? ऑफ कोर्स पॉजिटिवली करेगा। जी ऑफ कोर्स, देखिए ना, नए मौके पैदा होंगे, और सबसे बढ़ के जो फॉर्मल सेक्टर में नहीं इस वक्त बैंक कर रहे, वो इसके थ्रू बैंकिंग चैनल्स और फाइनेंशियल सर्विसेज ले सकते हैं, और एक इन्वेस्टमेंट का मौके बढ़ जाएंगे लोगों के लिए। और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट टू GDP वैसे ही नीचे है, सो एक एज अ न्यू ट्रांजैक्शनल करेंसी जरूर आई थिंक मेन धारे में लाकर इसको फॉर्मलाइज करके ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी और ग्लोबल अलाइनमेंट स्पेशली जो है वो पाकिस्तान की करने में मददगार साबित होगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब मौजूद थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।